एनिमे की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो भागते हुए बाहर जाता है और देखता है कि वो एक बहुत ही बड़े किंगडम के अंदर है और वो बहुत ही छोटा है। तभी भागते हुए एक मेड उसके पास आती है जिसका नाम होता है टेल। और ये छोटा बच्चा जिसका नाम वेन है वो है हमारा मेन कैरेक्टर। उसे पता चल गया था कि वो इस दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट हो गया है और उसके पास अपने पुरानी जिंदगी की यादें भी होती है और वो सिर्फ अभी 2 साल का है पर बहुत ही होशियार होता है। वेन को इस वर्ल्ड के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पता था। वो अपनी मेड को बोलता है मेरे और 3 भाई है जिनका नाम है मेर्सिया, जार्ड और सेस्टो और मेरे फादर का नाम है मार्किज। जब उस मेड को ये पता चल जाता है कि वेन इतनी छोटी उम्र में बहुत ही होशियार है तो वो ये देख के बहुत ही शॉक हो गई थी, क्योंकि किसी भी 2 साल के बच्चे के लिए ये सब याद रखना कोई भी नॉर्मल बात नहीं है। तभी वेन अपने मन में सोचता है कि उसे इस दुनिया के अंदर रह के काफी चीजों को एक्सपीरियंस करना है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहाँ पे हम वेन के फादर को और उसके 3 भाइयों को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर यहाँ पे सभी मेड वेन को ही देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ही क्यूट है। तभी उसके फादर मार्किस बहुत ही सीरियस टोन में बोलते हैं, जार्ड आज तुम क्या सीखने वाले हो? तो जार्ड बोलता है आज मैं फायर मैजिक की प्रैक्टिस करने वाला हूँ पिताजी। तभी मार्किस सेस्टो से भी पूछता है तुम आज क्या करने वाले हो? तो वो बोलता है मैं भी आज मैजिकल प्रैक्टिस करने वाला हूँ पिताजी। अब बारी आती है वेन की। वो बोलता है मुझे इस किंगडम के बारे में बहुत कुछ जानना है तो मैं इस वर्ल्ड की हिस्ट्री को और कल्चर को पढ़ना चाहता हूँ। जब उसके भाई इन सब चीजों को सुनते हैं वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके फादर ये सुन के बहुत ही हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं तुम मेरे सबसे छोटे बेटे हो, मुझे लगा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर रहा हूँ लेकिन तुम तो एक जीनियस हो, लगता है कि किंगडम का फ्यूचर अच्छे हाथों में है। अब हम वेन को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर था। वेन अपनी मेड से बात कर रहा था। तभी वेन को पता चलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर हर एक आदमी के पास मैजिकल एलिमेंट और मैजिकल एप्टीट्यूड होता है। इस दुनिया में 4 पावरफुल एप्टीट्यूड्स है जिनमें से फायर, वाटर, विंड और अर्थ ये मेन पार्ट है। और जिस किसी के पास इससे अलग मैजिकल एलिमेंट होता है लोग उसे कुछ काम का नहीं समझते। वेन के सभी भाइयों के पास इनमें से एक एक पावर्स होती है, लेकिन वेन अभी सिर्फ 2 साल का है इसीलिए उसे अपने पावर अब तक पता नहीं है। टेल उसे बताती है कि इस दुनिया में लोग मैजिकल स्टोन और मैजिकल क्रिस्टल्स को भी यूज करते हैं माना स्टोर करने के लिए। लेकिन तभी दूसरी मेड वहाँ पे आ जाती है और उसे इतना ज्यादा सिखाने से मना कर देती है क्योंकि उन्हें लग रहा था वेन अभी सिर्फ 2 साल का है तो वो इन सभी चीजों को समझ नहीं पाएगा। लेकिन तभी वेन उन्हें कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे ये सब समझ आ रहा है। तभी वहाँ पे एक बटलर आ जाता है जिसका नाम होता है एस्पार्डो। वो वेन के सामने बुक्स रख देता है और बोलता है वेन आज से मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे जानना होगा कि आपके पास कितना दिमाग है, इसीलिए आपको इन बुक्स को पढ़ना होगा। और वो वेन की टेस्ट भी लेता है। वो उसे पूछता है अगर तुम्हारे पास 2 सेब है और मैंने तुम्हें और 3 सेब दिए तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? वेन आराम से बोलता है 5 सेब। एस्पार्डो ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और उसे बोलता है तो फाइनली आज से मैं आपको ट्यूशन देना शुरू कर दूंगा। और उसी दिन के बाद एस्पार्डो उसे रोज ट्यूशन देने आता था। अब 2 साल बाद वेन को लिखना और पढ़ना दोनों आ गया था और अब फाइनली वेन 4 साल का भी हो गया था। अब वो अपनी मेड टेला के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस भी कर रहा था तो वो उसे परेशान भी कर रही थी और मजाक उड़ा रही थी। तभी वहाँ पे दूसरी मेड आती है और टेला को बोलती है टेला तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, तुम किसी भी नोबल का मजाक नहीं उड़ा सकती। तो वो वेन को बोलते हैं प्लीज आप इस मेड को पनिशमेंट कीजिए। वेन को न चाहते हुए ऐसा करना पड़ता है। वेन आगे बढ़ता है और उस मेड के सर पे धीरे से एक मारता है। ये देख के टेला बहुत ही शॉक हो गई थी। ये सब देख के उन्हें पता चल गया था कि वेन बहुत ही काइंड है। अब वेन 5 साल का हो गया था। अब वो तलवारबाजी भी सीख रहा था और वो अभी अपने से बड़े बच्चों के साथ भी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है क्योंकि वेन के पास अपने पास्ट की लाइफ की बहुत सारी एक्सपीरियंस है। इसी वजह से वो उसे आराम से हरा भी देता है। सभी बच्चे उसकी पावर को देख के बहुत ही शॉक हो गए थे क्योंकि वेन अभी सिर्फ 5 साल का है और वो बच्चे 10 साल के थे, पर भी वेन उन्हें आराम से हरा देता है। अभी वेन एक पेड़ के नीचे जाके पानी पी रहा था। तभी उससे मिलने डिप्टी कमांडर बी वहाँ पे आ जाते हैं। वो वेन के हाथ को देखने लगते हैं जिसपे कोई भी छाले नहीं थे। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि उसे लगता था कि वेन रात में बहुत ही स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता होगा क्योंकि उसकी स्किल्स बहुत ही अच्छी थी। तब वेन बोलता है नहीं नहीं मैं वैसा कुछ भी नहीं करता क्योंकि मैं बहुत ही थक जाता हूँ, मेरा पूरा दिन पढ़ाई लिखाई में चला जाता है।
ये सुन के बी को पता चल गया था कि वेन बहुत ही टैलेंटेड है। वो उसे बोलता है, तो ठीक है मास्टर वेन, आज से मैं आपको स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग देना शुरू करूंगा। ये सुन के उसे पता चल गया था कि उसके लगने वाले हैं। तभी से उससे हर रोज पूरे दिन स्वॉर्ड की ट्रेनिंग ही करनी पड़ती थी और रात में पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। अब हम बी को देखते हैं जो कि वेन को ट्रेनिंग दे रहा था। वो उसे बोलता है, तुम्हें 100 स्वॉर्ड स्विंग करनी पड़ेगी और आपको बहुत ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी साथ में। अब शाम के समय वेन बहुत ही थक गया था स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर करके। वो मन में बोलता है, अगर मेरी जिंदगी ऐसी ही रही तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। और तभी बी वेन के पास आता है और उसे बोलता है, वेन तुम आराम कर रहे हो क्या? और बोलता है, तुम्हें अभी ट्रेनिंग करनी चाहिए और बिना बेंच पे बैठे तुम्हें सीख लेना चाहिए बेंच पे बैठना, तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। तभी उसकी मेट टेला वहाँ पे आ जाती है तो उसे फिर से अच्छा लगने लगता है। वेन टिल को कहता है, मैं बहुत ही थक गया हूँ, कहीं पे हम बाहर घूमने चलते हैं। टेल उसकी बात मान जाती है और वेन और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। अब हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास आते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। लेकिन तभी वो एक आदमी को देखता है जो कि एक बच्चे को घसीटते हुए लेके जा रहा था। वो आदमी बोल रहा था, जल्दी चल जल्दी, वरना मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। वेन भी उसे देख रहा था पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर वो आदमी वेन और बाकी लोगों को बोलता है, ये मेरा बेटा है तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अभी इसे बेचने जा रहा हूँ जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। वेन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। टेला उसे बताती है, यहाँ पे स्लेव्स बहुत ही नॉर्मल होते हैं। तभी पीछे से वहाँ पे रोजिलिया आती है जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर है। वो वहाँ आ जाती है और वेन को आराम से पहचान लेती है क्योंकि उसके कपड़े पे एक बहुत ही बड़ा सिंबल था। वो वेन को बोलती है, क्यों ना आप हमारे साथ अंदर आइए, हमारे पास बहुत सारी नई नई चीजें हैं। पर तभी वेन रोजिलिया को उस बच्चे के बारे में बताता है कि उसके फादर उस बच्चे को स्लेव के रूप में बेचना चाहते हैं, तो मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। वो ये सुन के बहुत ही शॉक हो गई थी। अब रोजिलिया उस आदमी को बोलती है, क्या इस बच्चे के पास कोई पावर है? पर उसके पास वैसे भी कुछ भी पावर नहीं है। ये सुन के वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अब रोजिलिया वेन को बोलती है, इस बच्चे की कीमत 3 सिल्वर कॉइन ही होंगी। जब उसके फादर को ये पता चलता है वो बोलते हैं, तू किसी काम का नहीं है, और उसे मारना शुरू कर देते हैं जोर जोर से और उसे घसीटते हुए लेके जा रहा था। वेन उसे रुकने को बोलता है और कहता है, मैं तुम्हें 5 सिल्वर कॉइन दूंगा इसके बदले में। तो वो आदमी पैसे लेता है और वहां से जल्दी से चला जाता है। अब वैन उस बच्चे के पास जाता है। उस बच्चे का नाम होता है खामसेन। वेन उसे बोलता है, अब तुम फ्री हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। पर खामसेन के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी तो वेन उसे अपने महल में ले जाने वाला था। तभी उसकी मेड और क्नाइट कहते हैं, तुम इसे अपने महल में नहीं ले जा सकते, पर अगर वो उसे स्लेव बना दे तो वो उसे अंदर ले जा सकता है। वेन को वो आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पर दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था तो वो खामसेन को बोलता है, क्या तुम मेरे स्लेव बनना चाहते हो? खामसेन भी तैयार हो जाता है स्लेव बनने के लिए। रोजिलिया वहाँ पे आती है और उन दोनों का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर देती है, जिसकी वजह से खामसेन के हाथ पे एक मार्क भी आ जाता है। ये सब करने के लिए वेन उसे थैंक यू बोलता है। अब रोजिलिया वहाँ से चली जाती है पर उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि एक नोबल ने उसे थैंक यू बोल दिया है। अब वेन खामसेन को अपने कासल के अंदर ले जाता है। खामसेन अब पूरी तरह से एक जेंटलमैन दिख रहा था। वेन उसके पास जाता है और उसे कुछ कुकीज देता है और बोलता है, अगर यहाँ पे बी आए तो उसे बता देना कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। खामसेन भी मान जाता है। वेन कहता है, तुम वो ग्लव्स क्यों नहीं पहन रहे हो जो मैंने तुम्हें दिए थे? खामसेन कहता है, आपका जो स्लेव मार्क है वो मुझे गर्व फील कराता है तो इसीलिए मैं उसे नहीं पहनता। पर वेन उसे पहनने के लिए फोर्स करता है तो वो उन्हें पहन लेता है। अब डोर बजने लगता है और तभी डोर पे बी आ जाता है क्योंकि अभी वेन की ट्रेनिंग का समय हो गया था। पर उसे खामसेन बोल देता है कि वेन यहाँ पे नहीं है। बी ने उसके चेहरे को देख के पहचान लिया था कि खामसेन झूठ बोल रहा है तो वो उसे ही ट्रेनिंग को ले जाता है। वेन ये देख के बोलता है, शुक्र हो मैं बच गया। अब कुछ समय बाद वेन 8 साल का हो गया था। सब लोग उसके बारे में बोल रहे थे क्योंकि अब वेन की एबिलिटीज के बारे में पता चलने वाला था। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को पता चल गया था कि वेन के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है जैसे कि फायर, वाटर, अर्थ। भला कि उसके पास तो सबसे घटिया प्रोडक्शन टाइप का मैजिक है। अब उसके फादर बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी माँ एक फायर मैजिशियन थी और मेरे पास भी फायर मैजिक है, तो तुम्हारे पास इतना घटिया मैजिक कहाँ से आ सकता है? प्रोडक्शन मैजिक को इस दुनिया के अंदर सबसे वीक माना जाता है।
इस मैजिक से कोई भी आदमी किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है, जैसे कि स्वॉर्ड, नाइफ या शील्ड, जो कि बिना मैजिक के भी बन सकती है। इसीलिए मार्किस वेन पे बहुत ही गुस्सा हो गया था। वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और बोलता है, तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। तभी उसका भाई मार्सिया उसके सामने आ जाता है और उसके फादर को रोकते हुए बोलता है, आपको इस बच्चे को मारना नहीं चाहिए। उसके फादर बोलते हैं, क्यों ना मारूं मैं इसे। वो बोलता है, इस शहर के एक कोने में बंजर और वीरान जगह है जिसे कोई भी नहीं संभालता, तो क्यों ना हम इस बच्चे को वहीं पे भेज दे और वहाँ का लॉर्ड बना दे। मार्किस को वो आइडिया बहुत ही पसंद आ जाता है और वो मान जाता है कि वेन को उस दूर जगह पे फेंक देने के लिए। जहाँ पे वेन जाने वाला था वहाँ पे कुछ भी नहीं है। उस जगह की जमीन भी पूरी तरह से बंजर हो चुकी है और उसी जगह पे वेन को भेजने वाले थे। ये उसके फादर डिसाइड कर देते हैं। अब मार्किस और उसके भाई वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी मर्सिया एलन से कहता है, छोटे भाई मुझे माफ कर देना। पर वेन बोलता है, मैं आपकी वजह से ये अभी जिंदा हूँ, तो आपका बहुत ही शुक्रिया। अब अगले दिन वेन पैकेजिंग कर रहा था अपने घर छोड़ने की। उसके सारा सामान भी लोड हो चुका था और वो वहाँ से निकलने ही वाला था। तभी उसकी मेड भागते हुए उसके पास आती है और उसे बोलती है, मास्टर मैं आपकी पर्सनल मेड हूँ, तो मैं आपके साथ ही चलूंगी। अब वेन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो टेल उसे अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ पे डिप्टी कमांडर बी वहाँ आ जाते हैं और वो वेन को बोलते हैं, आप अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? अगर तुम चले जाओगे तो मैं ट्रेन किसे करूँगा? मैं आपको ट्रेन करने के लिए आपके साथ ही चल रहा हूँ। इतना भी काफी नहीं था, तभी वेन के ट्यूटर एस्पार्डा भी उनके साथ आने के लिए रेडी हो गए थे। इन सब चीजों को देख के वेन थोड़ा परेशान भी हो गया था। अब वेन निकल जाता है, तब वो देखता है कि किंगडम के सभी लोग वेन को फेयरवेल देने के लिए बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो वेन को बहुत ही पसंद करते थे। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।